ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीजा चाहिए आपको? चाहिए ना, तो आप सही ठिकाने पे पहुंच गए हैं। मैं हूं अर्स्टे लो, मैं हूं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट। पिछले 15 सालों से मैं इमिग्रेशन का काम कर रहा हूं। इन 15 सालों में मैंने हजारों विजिटर वीजा अप्रूव करवाए हैं, उन और कुछ रिफ्यूज भी हुए हैं। हाँ, हमारे भी वीजे रिफ्यूज होते हैं। तो उन वीजा रिफ्यूजल और अप्रूवल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, टिप्स है, मैं इस आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मेक श्योर करिए कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। लास्ट वाली टिप जो मैं आपको दूंगा वो एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आपका वीजा रिफ्यूज भी हुआ है तो कुछ सिचुएशन में वो अप्रूव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मेक श्योर करिए कि आप इस चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि हम ऐसे खतरनाक टिप्स जो है शेयर करते रहते हैं। सो पहला नंबर टिप मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीजा होता है ना, जो फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया से अप्लाई करते हैं और आपके कोई रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में नहीं है जो परमानेंट रेजिडेंट है। रिश्तेदारों को मतलब आपका कोई सका बहन भाई इधर पीआर नहीं है, सिटीजन नहीं है। आपके कोई अंकल आंटी हैं जो पीआर सिटीजन नहीं है, ब्लड रिलेटेड है। तब आप इंडिपेंडेंट कैटेगरी में अगर आप विजिटर वीजा लगाते हैं तो आपको कैसे अप्रूव करवा सकते हैं? क्यों डिफरेंस है इस दो कैटेगरीज में? क्योंकि अगर आपके कोई यहां पर रिश्तेदार रहते हैं जो कि सिटीजन है, पीआर है, तो वो आपका वीजा रिफ्यूजल होने के बावजूद भी आपको अपील कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस कैटेगरी की बात कर रहा हूं ये है नॉर्मल कैटेगरी, जिसमें आपके पास अपील राइट्स नहीं होते। तो आपको एक ही शॉट मिलता है वीजा अप्रूव करवाने का, सेकंड शॉट नहीं मिलता है। सो विजिटर वीजा की जिस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं वो है अंडर नॉर्मल सिचुएशन, जो आप टूरिज्म के लिए, विजिटिंग योर फैमिली या कोई और इंक्वायरी के लिए आप ऑस्ट्रेलिया आते हैं, जो कि विजिटर वीजा के प्रोग्राम के अंतर्गत अलाउड एक्टिविटी है, उसमें आते हैं। तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो विजिटर वीजा का जो मेन कारण होता है, आपको जो केस ऑफिसर को सेटिस्फाई करना होता है कि भैया मैं ऑस्ट्रेलिया विजिट पर्पस के लिए आ रहा हूं, मेरा जो पर्पस है वो एक जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट है, मैं इस कंट्री में एक जेन्युइन एंड टेम्परेरी एंट्रेंट हूं और मैं फिर वापस चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी जो टाइज हैं, जो अपनी होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस चीज को आपने प्रूव करना होता है। अगर आप इसको प्रूव करने में कामयाब हो गए, केस ऑफिसर सेटिस्फाइड हो गया, तो आपका वीजा अप्रूव, नहीं तो डिक्लाइन। सो ये कुछ मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसको आप फॉलो करेंगे, इसमें आपके जो अप्रूवल के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर भी कई बार वीजा सिचुएशन में रिफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसका भी मैं एंड में हल बताऊंगा। ऑलराइट, सो पहला है, केस ऑफिसर बोलता है कि आपकी लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोशल, इकोनॉमिक टाइज टू योर होम कंट्री है। इसका क्या मतलब है? वो आपकी प्रोफाइल से सेटिस्फाई नहीं है, वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि आप एक जेन्युइन विजिटर हो, तो आप वापस चले जाओगे। तो आपको कैसे यकीन दिलवाना है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे? नंबर 1, पहली बात, कितना फंड शो करना है आपको अपने विजिटर वीजा की एप्लीकेशन में? ये एक बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन है। हाउ मच फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट का अगर बात करें रिक्वायर्ड होता है, कितना फंड शो करना होता है? देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हैं तो देखा जाता है कि वहां पर एक साल में इंसान एवरेज इनकम कितनी है। देखिए, एवरेज इनकम जो है वो हर साल चेंज होती रहती है, लेकिन एक जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी फिगर्स आती रहती हैं कि एवरेज इंडियन की इनकम कितनी है। दिल्ली में कितनी है वो अलग होती है, पंजाब में अलग होती है, साउथ इंडिया में अलग होती है। सो हर स्टेट्स की जो इनकम है वो एवरेज अलग अलग होती है, और खर्चा भी। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपका खर्चा ज्यादा है, इनकम चाहे ज्यादा है, खर्चा भी ज्यादा है। सो जिस स्टेट में आप रहते हैं ना, उसका आपने एवरेज इनकम देख लेना है। तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपने उस इनकम का प्रूफ कैसे लेना है? हर स्टेट के पास आजकल जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो ई सर्विसेज वेबसाइट है, मैं पंजाब की एग्जांपल दे रहा हूं, वहां से आपने इनकम सर्टिफिकेट ले लेना है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आप अपनी स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूंगा। सो दैट इज द टिप नंबर 1, आपको इनकम इतना स्ट्रॉन्ग प्रूव करना है। सेकेंडली, इनकम कितना प्रूव करना है?
इनकम इतना प्रूव करना है कि जिसमें आपकी पहली तो जो टैक्स ब्रैकेट है वो नील हो जाती है। सो मेरे हिसाब से 5 लाख की जो इनकम है वो टैक्स फ्री रहती है। लेकिन अगर टैक्स फ्री तो हर कोई शो कर देता है, 5 लाख तो हर कोई शो कर देता है। सो बेसिकली यू शुड गो फॉर अबव ब्रैकेट जो 5 से 8 लाख के बीच में आती है। डोंट गेट मी कोटेड, लेकिन 5, 7, 8 के बीच में जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें आपको अपना जो इनकम प्रूफ शो करना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है, जो कि एक टैक्स थ्रेशोल्ड, फ्री टैक्स होल्ड से ज्यादा है। सो नंबर 2, कितना फंड शो करना है इसके बारे में बताता हूं। देखिए फंड शो जितनी आपकी 1 साल की इनकम है, रियलिस्टिकली 1 साल की इनकम और 1 साल की सेविंग ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, इफ नॉट मोर। क्यों? क्योंकि अगर आप 5-7 लाख रुपया साल का कमाते हैं, अगर 7-8 लाख रुपया आपने सेव किया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास से एक रेगुलर इनकम आ रही है, आपकी फैमिली है, जो आप सिंगल पर्सन है, तो ये अफोर्डेबिलिटी बनती है। अगर आपके पास 7 लाख की इनकम है और 3-4 लाख ही बचाया है, तो वो एक लो रिस्क, एक हाई रिस्क एप्लीकेशन बनती है, एक लो इनकम ब्रैकेट में आप आ जाते हो। सो माई सजेशन इज टू हैव अ सरप्लस इनकम इक्वलेंट टू योर ईयरली इनकम। सो हैव ए सरप्लस इनकम इक्वलेंट टू योर ईयरली इनकम। अगर आप 7-8 लाख रुपए साल का दिखा रहे हैं बाय टैक्सेशन, तो उसकी आपकी सेविंग भी 7-8 लाख की जरूर दिखानी पड़ती है। इसमें मैं एक और टिप बता देता हूं, अगर आप 8 लाख रुपए एकदम ही ढेरी कर देंगे अपने बैंक अकाउंट में, तो केस ऑफिसर बोलेगा भी ये इतना पैसा कहां से आ गया। सो जस्टिफाइबल होना चाहिए। यूजुअली कैश डिपॉजिट ना करें, चेक से डिपॉजिट करते रहें। सोर्स ऑफ आपका जो भी इनकम है, चाहे वो सैलरी है चाहे बिजनेस है, ठीक है। सो लार्ज डिपॉजिट क्लोज टू द वीजा एप्लीकेशन इज ए रेड फ्लैग। केस ऑफिसर डू नॉट लाइक इट। यूजुअली व्हाट इज द वीजा, व्हाट इज द पीरियड, कितना आपको दिखाना पड़ता है? आई वुड से एटलीस्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट दिखाएं, जिसमें आपके रेगुलर सेविंग्स की ट्रांजेक्शन होती रहे। लार्ज ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करें, और जो एक लमसम की फिगर होती है, जैसे सीधा 5 लाख डिपॉजिट कर दिया, सीधा 2-3 लाख डिपॉजिट कर दिया, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। सो ये आ गया। फिर दूसरी बात है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप कंट्री है, जैसे आपको पता है डेवलप कंट्री है, तो अगर आपके पास किसी और कंट्री की कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है, तो केस ऑफिसर इसको अनफेवरेबल इंफॉर्मेशन मानता है। सो इट्स ए गुड आइडिया कि आप सीधा ऑस्ट्रेलिया को मत जाइए। छोटे मोटे और कंट्री में अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी हो, इट्स ए गुड थिंग, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप अभी अभी सिंगापुर होके आए हैं अब केस ऑफिसर को दिखाने के लिए और सीधा फिर आप ऑस्ट्रेलिया लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अनलेस आपके पास जस्टिफिकेशन है। सो एक रेगुलर प्रोफाइल होती है टूरिस्ट की जो घूमने फिरने का शौकीन है, ठीक है। तो ये आपने देखना है कि आपने और कंट्री में भी ट्रैवल किया है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे फिजी हो, और ऐसी कंट्रियां हैं जहां पर इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीजा ऑन अराइवल है। तो अब अपनी एक प्रोफाइल को बिल्ड करना है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। चौथा कारण मैं बताता हूं आपको, एम्प्लॉयमेंट का इनसफिशिएंट एविडेंस प्रोवाइड करना। जैसे आपकी 12 महीने की एस्टिमेटेड जो होता है, आई ऑलवेज सजेस्ट कि एटलीस्ट 12 महीने का आप अपना एम्प्लॉयमेंट शो करें, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो आपकी सैलरी है। इसमें अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो मेरे ओपिनियन में आपको 2-3 सालों का अपना टैक्स रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, ITRs दिखाने पड़ते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और उसमें आपका फॉर्म 16 हो, प्रॉपर आपके टैक्स कटा हो, पे स्लिप हो, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास जाने चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के एविडेंस है वो इनसफिशिएंट होने का कारण ये रहता है कि आपने जो लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंफर्मेशन डाली है, उसमें आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिखानी होती है, उसमें डेट ऑफ एंड दिखानी होती है, आपकी ड्यूटीज दिखानी होती है, आपकी लीव अप्रूव दिखानी होती है कि मेरी लीव अप्रूव हो गई है, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एक NOC, तो वो आपने NOC भी लेनी होती है। एक एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन आ गई, इसमें आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ गया, इसमें आपका कोई बिजनेस कार्ड आ गया, इसमें आपका प्रोफाइल आ गई ऑनलाइन की। आजकल हर वेबसाइट पे आप प्रोफाइल बना सकते हो, चाहे कोई सी भी छोटे मोटी कंपनी भी है, तो आपकी एक ऑनलाइन विजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये आ गया मोटे मोटे आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट।
ओके, सैलरी इन कैश, अगर आपके पास सैलरी कैश में आ रही है तो वो एक रेड फ्लैग माना जा सकता है। लेकिन अगर आपकी अच्छी कंपनी है तो वो कैश में आपको सैलरी दे रही है तो वो एक रिटर्न कॉन्फर्मेशन आपको दें कि इनकी जो सैलरी है वो कैश में दी जा रही है और इसकी इनकी फिगर है, उसका प्रॉपर जॉब कॉन्फर्मेशन लेटर में लिखा हो कि मंथली इनकी सैलरी कितनी है। यूजली दे डोंट, इमिग्रेशन डोंट लाइक कैश सैलरी, सो आजकल सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए। ऑलराइट, जो आपकी सैलरी है वो भी एक लमसम में ना हो, ऐसा ना हो भी सीधा 40,000 आपके अकाउंट में आ रहा है। यूजली जो सैलरी है वो पीएफ कट के आती है, टैक्स कट के आती है, वो एक राउंड फिगर नहीं होती। अगर आपकी राउंड फिगर में आती है तो वो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है, तो इस चीज को आप जरूर अवॉइड करें। ओके, अगर आपका बिजनेस है, एक छोटा बिजनेस है, तो डिपार्टमेंट कई बार हेजिटेट हो जाता है कि क्या ये स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट टाइस है कि नहीं है। तो मैं उनको खास राय देता होता हूं कि अगर आप छोटे बिजनेस से अपना लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंफर्मेशन ले रहे हैं तो उनका मेक श्योर करें कि उनकी एक ऑनलाइन प्रोफाइल हो, जैसे गूगल में उसका लिस्टिंग हो, उसके रिव्यूज हो, ताकि पता चले कि ये एक बिजनेस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। तो मेक श्योर करें, अगर आप नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर को कह सकते हो कि आप अपनी प्रोफाइल डालें, क्योंकि विजिटर वीजा का जो प्रोसेस है मेरे हिसाब से आपको 1 साल का तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने किसी अच्छी नौकरी लेनी है तो आप करते हैं ना तैयारी उसकी एंट्रेंस टेस्ट की, तो ये भी आपका एक एंट्रेंस टेस्ट है, एग्जाम है फाइनल, जो विजिटर वीजा लगता है उसका डिसीजन आता है, तो उसको भी आपको 1 साल का प्रिपरेशन करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आपका कोई दोस्त है, इधर यार दोस्त है, उसकी कोई एक इमिग्रेशन हिस्ट्री स्केची है, ओवरस्टे किया है या ब्रीजिंग वीजा पे है या वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो कोशिश कीजिए उन लोगों से इनवाइट मत कराइए। आप इंडिपेंडेंट भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जैसे कोई इवेंट के लिए आते हैं, क्रिकेट मैच के लिए आते हैं, कोई जैसे आज ऑस्ट्रेलिया में अभी ओलंपिक आएगी और भी ऐसे इवेंट्स आते रहते हैं फुटबॉल के, क्रिकेट के, तो आप उन टिकट बुकिंग करके भी आ सकते हैं। और मेक श्योर करिए जब आप टिकट बुकिंग करें तो एक प्रॉपर आइटनरी लगाए कि आप डे बाय डे कि इस दिन आप लैंड करेंगे, इस दिन आप ये करेंगे, दूसरे दिन ये करेंगे, और ये 7, 8, 10 दिन के बाद आप वापस जाएंगे। सो इट मस्ट बी ए डिटेल्ड ओरिएंटेड। और आप अपनी होटल बुकिंग भी दिखा सकते हैं। ऐसी भी बुकिंग वेबसाइट्स होती हैं जो आपको एक टेंटेटिव बुकिंग दे देती हैं, जो कि एक फ्री बुकिंग साइट्स पे भी आप करवा सकते हो। देन यू हैव टू पे द अमाउंट एट चेकआउट टाइम, चेक इन टाइम। ठीक है, तो आपको इतना खर्चा भी नहीं करना पड़ता इस बुकिंग का। इस हिसाब से आप अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके आप अपनी एयर टिकट का भी दे सकते हैं। इसके साथ आप लगा सकते हैं अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। सो यू वांट टू प्रोजेक्ट योर सेल्फ एज ए जेन्युइन पर्सन, एंड जेन्युइन पर्सन जो होता है वो सारे ये स्टेप्स लेता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अगर आपके पास एक एसेट रिपोर्ट हो, सीए का वैल्यूएशन रिपोर्ट हो आपके एसेट्स का, वो भी एक अच्छा इंप्रेशन के हिसाब से पड़ता है कि आपकी घर की कितनी वैल्यू है, आपकी पर्सनल एसेट्स कितने हैं। आपकी सीए रिपोर्ट में आपको वो सारा एक डिटेल्स फॉर्मेट होता है कि वो लिखे कि इनके पास एक कैश कितना है, सारा कुछ है। तीसरी, इसके बाद एक मैं और इंपॉर्टेंट बात जोड़ना चाहता हूं, जब आप ऑस्ट्रेलिया में अपना पेमेंट लेके आते हो तो यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर ए ट्रैवलर्स चेक्स, जिसको बोलते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रैवलर्स चेक्स होते हैं, तो वो भी आप एसेट्स में लगा सकते हो। दैट गिव्स अनदर इंडिकेशन टू द केस ऑफिसर दैट दिस पर्सन हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कैपेसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी सीए की बात कर रहे हैं तो हम आईटीआर की बात भी साले कर लेते हैं, साथ में कर लेते हैं। आईटीआर में क्या होता है कि जब आप अपनी इनकम को कंप्यूट करवाते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल ऑफ इनकम टैक्स, उसमें आप अपना सोर्सेस को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। कई बार एक बंदे के 2-4 मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कुछ थोड़ी बहुत म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है, किसान विकास पत्र से कुछ आपके आ रहे हैं, कुछ आपको कोई इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट आ रही है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे आपने कोई शेयर्स लिए हैं उसके आप लिखें। सो जितना आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम करेंगे उतना ही प्रोफाइल आपकी प्रोफेशन लगेगी। चाहे आपका एक जॉब ही कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास 3-4 सोर्सेज रहेंगे, मेरे म्यूचुअल फंड में भी 10,000 रुपया आ रहा है, 15,000 उससे भी आ रहा है, 5,000 उससे भी आ रहा है, ठीक है, सेविंग से आ रहा है, प्रॉपर्टी से आ रहा है, कोई कंसल्टिंग आप करते हैं, जैसे आप प्राइवेटली काम भी कर सकते हैं, जैसे कोई टीचिंग का हो या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का हो, या कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आप दिखा सकते हैं अगर आप करते हैं तो
डेफिनेटली आप उसको एक अपनी प्रोफाइल को पॉजिटिव दिखाने में लगा सकते हैं कि आप इस बंदे के पास मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के। और मैं बताता हूं आपको यस कि जो फाइनली एक होता है फैमिली कॉम्पोजिशन का फॉर्म जो दुनिया नहीं लगाती है, उसको आप फैमिली अपने बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा आपके अलावा घर में कौन कौन है, तो उसमें आप फैमिली कॉम्पोजिशन फॉर्म होता है फॉर्म 54 जो कि आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं डिपार्टमेंट की वेबसाइट से। तो उसमें आप डिटेल से बताइए आपके रिलेटिव्स कितने हैं, चाचा चाची कितने हैं, भाई बहन कितने हैं, ठीक है। ये इतने जितना ज्यादा आपका फैमिली टाइज आपके होम कंट्रीज में शो होगी उतना ही बेनिफिट होगा। तो फैमिली कंपोजिशन फॉर्म एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो लास्ट टिप मैं बता रहा हूं, हो सकता है ये सारा करने के बावजूद डिपार्टमेंट का केस ऑफिसर फिर से ठप्पा लगा दे वीजा रिफ्यूजल का। होता है बहुत होता है। मुझे इतने 13-15 साल हो गए काम करते, हमारा भी रिफ्यूजल आता है। कई बार केस में तो बिल्कुल जान ही नहीं होती, तो कई बार केस में आप जान डालनी पड़ती है। तो ये मैंने अब 12-15 आपसे टिप्स शेयर करें, आप इसको ओवर द इयर्स प्रोफाइल को इंप्रूव करते रहे, आपका वीजा जरूर लगेगा। फाइनली मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैं प्रॉमिस किया था कि मैंने आपको एक लास्ट फाइनल टिप दूंगा। देखिए, अगर आपको लगता है कि इतने डॉक्यूमेंटेशन के बावजूद भी आपका वीजा रिफ्यूज हो रहा है, आपकी प्रोफाइल पूरे महीने पे बिल्कुल चल रही है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी है, आपने कोई लार्ज डिपॉजिट नहीं है, इतने मोटे मोटे पैसे को ढेरी नहीं किया हुआ है, सीए रिपोर्ट भी लगाई है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी है, आपने एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन लेटर भी लगाया है जिसमें आपकी एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है, आपने उसके सैलरी के प्रूफ भी लगाए हैं, आपके प्रोविडेंट फंड की स्टेटमेंट भी लगाई है, आपने फॉर्म 16 भी लगाया है, सारा आपने तामझाम किया है, आपने आइटनरी भी लगाई है जहां पर ऑस्ट्रेलिया में आप आएंगे, वापस जाने की आपने आपकी ट्रैवल टिकट भी लगी हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, एक्सक्यूज मी, फिर भी आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक आप होम अफेयर्स की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर होता है ग्लोबल फीडबैक फॉर्म, ठीक है। वहां पर आप उनको फीडबैक दे सकते हैं, उसमें आप सारा रिफ्यूजल का जो डॉक्यूमेंट है वो लगा सकते हैं, फाइल नंबर दे सकते हैं और एक सबमिशन लगा सकते हैं कि ये मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो इनके कारण इसके बावजूद भी आपका वीजा रिफ्यूज हो रहा है। उनका जवाब आता है, कई बार तो पॉजिटिव आ जाता है कि हम दोबारा डिसीजन ले रहे हैं, कई बार वो बोलते हैं कि नहीं वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपका जो डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। लेकिन आप इसका कम्युनिकेशन रिकॉर्ड जरूर रखिए। इसमें क्या होता है भी आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स तो जो लगाएंगे उसको इम्प्रूव करके लगाएंगे, और प्लस आप ये कंप्लेन लेटर है इसको भी आप साथ में अटैच कीजिए, और आप अपने लोकल जो है एमपी है जो आपके और एमएलए जो भी आपके एक अच्छे ओहदे वाले ऑफिसर्स हैं, चाहे वो आपके इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको भी आप अप्रोच कर सकते हैं, या किसी भी थर्ड पार्टी को अप्रोच कर सकते हैं जिसको लगता है कि इसका जो इंप्रेशन है वो लगेगा। तो ये सारा आप स्टेप करके फाइनल ब्रह्मास्त्र जो है वो कंप्लेन करके ये लेटर साथ में लगाएंगे, देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांसेस कि आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इस वीजे की पूरी प्रक्रिया में, अगर आपका कोई जेन्युइन केस है, बार बार वीजा रिफ्यूज हो रहा है, या आपने फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करना है एंड यू वांट टू डू इट प्रॉपर्ली, आप हमें संपर्क कर सकते हैं बाय अपॉइंटमेंट। हमारा सारा जो कॉन्टेक्ट डिटेल है इसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल टू यू। आई हैव गिवन यू लॉट्स ऑफ टिप्स, बट if you have any questions, leave them in the comments box. I will make another video about those comments. All the best with your visa application. I'll see you in Australia. I'm in Gold Coast. Thank you.